बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। बैतुल मुक़द्दिस में फिदाइन हमला, 3 इस्राएली फौजी हलाक। हमला आवर फलस्तीनी को भी गोली मार दी गई। इस्राएली वजीर आजम ने हमला आवर का घर गिराने का दिया हुक्म। हमास ने की हमले की तारीफ, कहा आजादी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। कुर्द रेफरेंडम के बाद तुर्की ने दी फौजी कार्रवाई की धमकी। इराक के साथ जंगी मशक़ें। नॉर्थ कोरिया ने फौजों को चौकस कर दिया। अमेरिका ने कहा जंग का ऐलान नहीं किया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी दहशतगर्दों को बचा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटेलिजेंस ओहदेदार का इकरार। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला उठाएंगे। हिंदुस्तान के साथ फौजी ताल्लुकात बढ़ाने से इत्तेफाक। जेम्स माटिस की निर्मला सीतारमन से मुलाकात। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में सिपाही तैनात करने से इनकार कर दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा म्यांमार इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। वरुण गांधी ने रोहिंग्यों को हिंदुस्तान में रखने की तायीद की। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। बैतुल मुक़द्दिस या यरूशलेम में एक फिदाइन हमले में 3 इस्राएली फौजी हलाक हो गए। जवाबी कार्रवाई में हमला आवर फलस्तीनी को भी जान से मार दिया गया। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि बैतुल मुक़द्दिस के इलाके हादार में एक यहूदी कॉलोनी के करीब यह वाकया पेश आया, जिसमें एक इस्राएली फौजी जख्मी भी हुआ। पता चला कि इस जख्मी सिपाही की हालत भी नाजुक है। इस्राएली मीडिया में कहा गया कि एक फलस्तीनी ने मंगल की सुबह यहूदी कॉलोनी की पिछली गेट पर खड़े यहूदी फौजियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस्राएली फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमला आवर फलस्तीनी पर भी गोलियों की बौछार कर दी, जिसके नतीजे में वो जाँ बहक हो गया। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि फलस्तीनी नौजवान पर बहुत करीब से गोलियां चलाई गई। हमला आवर की शिनाख्त निम्र महमूद की हैसियत से की गई है, जिसका ताल्लुक बैतसोरी के इलाके से बताया गया। पता चला है कि वो शादीशुदा है और 4 बच्चों का बाप है। इस वाक़े के फौरी बाद इस्राएली फौज के कई सिपाही वहां पर पहुंच गए और इलाके को घेर लिया। हमास ने इस वाक़े के बाद एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह हमला इस बात का सबूत है कि फलस्तीनियों में सहीयूनी इसराइल के खिलाफ जद्दोजहद का जज्बा खत्म नहीं हुआ है। बयान में कहा गया कि यह हमला दुश्मन की जारहियत और जुल्म का फितरी जवाब है। हमला आवर की उम्र 37 साल बताई गई है और उसका माजी में कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसके पास यहूदी इलाकों में काम करने का वर्क परमिट भी था। पिछले 2 वर्षों में इसराइली फौज ने कई फलस्तीनियों को हलाक किया है। पिछले दिनों शूटिंग के एक वाक़े के बाद मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदियां लगाई गई थी, जिन्हें बाद में हटा दिया गया। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा कि जब तक फलस्तीनी कौम और फलस्तीनी जमीन को आजाद नहीं कराया जाता, जद्दोजहद या मुजाहमत जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस वाक़े से यह बात भी सामने आई है कि फलस्तीनी अपने हक को हासिल करने के लिए दुनिया के सामने भीख नहीं मांगेंगे। हमास के तर्जुमान ने कहा कि इसराइल अल कुद्स की पहचान बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पर फलस्तीनी खामोश नहीं बैठेंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस दौरान हमला आवर फलस्तीनी के घर को फौरी गिराने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि इस फलस्तीनी के रिश्तेदारों की तमाम बिल्डिंग परमिट्स को भी बर्खास्त कर दिया जाए। बात करते हैं कुर्दिस्तान रेफरेंडम की। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने इराक के कुर्दिस्तान इलाके की आजादी की सूरत में फौजी कार्रवाई करने की धमकी दी है। उन्होंने इराक के कुर्दिस्तान इलाके में आजादी के सवाल पर होने वाले रेफरेंडम को खित्ते के अमन के लिए खतरनाक बताया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एर्दोगान ने कहा कि अगर कुर्दिस्तान को अलग करने की तहरीक कामयाब हुई तो फौजी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इराकी सरहद पर तुर्क सिपाही यूं ही नहीं खड़े हैं, बल्कि वो किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकते हैं। कुर्दिस्तान इलाके में एक दिन पहले आजादी के सवाल पर
रेफरेंडम हुआ था जिनमें 76% कुर्दों ने इराक से अलग होने के हक में वोट दिया। इराक का कुर्दिस्तान इलाका तुर्की से मिला हुआ है और तुर्की के उस इलाके में तकरीबन 20% कुर्द रहते हैं। अल अरबिया न्यूज चैनल ने बताया कि कुर्दों ने जोशो खरोश के साथ रेफरेंडम में हिस्सा लिया। एर्दोगान ने टेलीविजन पर पेश की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर कुर्दों के लीडर मसूद बरज़ानी और कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत जल्द से जल्द इस गलती को नहीं सुधारेंगे तो उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी और वो इलाके को नस्ली और मसलकी जंग में झोंकने के जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि मौशी से हवाई पाबंदियों तक और फौजी कार्रवाई तक तमाम रास्ते खुले रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि रेफरेंडम का फैसला किसी सलाह मशवरे के बगैर किया गया जो धोखेबाजी है। तुर्की के सदर ने कहा कि सिर्फ इसराइल कुर्दों की आजादी के हक में है। उन्होंने कुर्दों से सवाल किया कि तुम्हारी आजादी को कौन तस्लीम करेगा। इसराइल दुनिया सिर्फ इसराइल नहीं है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इसराइली झंडे लहराने से तुम बच नहीं सकोगे। ईरानी पार्लियामेंट मजलिस के स्पीकर अली लारिजानी ने रेफरेंडम पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि यह रेफरेंडम एक ऐसे वक्त हो रहा है जब अभी आईएसआईएस को पूरी तरह से हराया नहीं गया है। अली लारिजानी ने कहा कि इराकी कौम दहशतगर्दी से लड़ रही है और अपनी किस्मत खुद लिखने का इरादा कर चुकी है। बाज मुल्कों ने आईएसआईएस और दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों की मदद की है लेकिन इस लड़ाई में इराकी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अली लारिजानी ने कहा कि पिछले 3 साल से ईरान ने इराक की हुकूमत और कुर्दिस्तान दोनों की मदद की है। अमेरिका ने कहा है कि वो आजादी के सवाल पर यकतरफा रेफरेंडम से मायूस है और इससे इलाके के लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा कि हमारे ख्याल में इस रेफरेंडम से कुर्दिस्तान इलाके की मुश्किलें बढ़ेंगी और उसका इस्तेहकाम मुतासर होगा। तमाम फरीकों को बातचीत के जरिए तमाम इराकियों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहिए। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि इस रेफरेंडम से कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत और इराक की मरकजी हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात खराब होंगे और इसके अलावा पड़ोसी मुल्क भी इससे नाराज होंगे। स्टेट डिपार्टमेंट ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि कुर्दिस्तान के अवाम से अमेरिका के जो तारीखी ताल्लुकात हैं उनमें इस रेफरेंडम से कोई फर्क नहीं आएगा। इराक के अरकान पार्लियामेंट ने मुतालबा किया कि कुर्दिस्तान इलाके में सरकारी फौजें तैनात की जाएं। वजीर आजम हैदर अल अब्बादी ने कहा कि उनकी हुकूमत इस रेफरेंडम के नतीजे के बारे में कोई बातचीत नहीं करेगी। हैदर अल अब्बादी ने कहा कि जो लोग इस गैर दस्तूरी रेफरेंडम के जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाएगी। इराकी फौज ने तुर्की के सिपाहियों के साथ सरहदी इलाके में फौजी मशकें की। ये मशकें एक ऐसे वक्त हुई जब कुर्दिस्तान में आजादी के सवाल पर रेफरेंडम हुआ। इराकी सिपाही पीर की रात तुर्की की सरहद पर वाक़े बाहुर इलाके में पहुंचे और जंगी मशकें की। ये मशकें एक ऐसे वक्त हुई जब तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो मौजूदा हालात में जरूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाई के इम्कान से इनकार नहीं कर रहे हैं। आलमी दबाव के बावजूद 4 मिलियन से ज्यादा कुर्दों ने इस रेफरेंडम में हिस्सा लिया। कुर्दिस्तान में रेफरेंडम के बाद किरकुक में कर्फ्यू बर्खास्त कर दिया गया। रेफरेंडम के सवाल पर किरकुक में तनाव पैदा हो गया था। बात करते हैं रोहिंग्या मसले की। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने अपनी ही पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ करते हुए हुकूमत से कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों को हिंदुस्तान में पनाह दी जाए। वरुण गांधी ने एक आर्टिकल में यह बात कही लेकिन बीजेपी और मरकजी हुकूमत को उनके ख्यालात नहीं भाए। मुमलिकती वजीर दाखिला हंसराज अहीर ने कहा कि मुल्क के हक में सोचने वाले लीडर्स को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। मरकजी वजीर ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए कहा कि म्यांमार की लीडर आंग सान सू की जिन्हें नोबेल इनाम दिया गया है वो खुद रोहिंग्यों को कबूल नहीं करती तो हम कैसे कर सकते हैं। बाद में वरुण गांधी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वो सिर्फ रोहिंग्यों से हमदर्दी का इजहार कर रहे थे। सुल्तानपुर से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि हुकूमत अपनी रेफ्यूजी पॉलिसी पर बयान दे। इस दौरान CPIM लीडर बृंदा करत ने कहा कि बीजेपी को इंसानियत से काम लेना चाहिए। उन्होंने वरुण गांधी के बयान की तायीद की। ह्यूमन राइट्स वॉच ने म्यांमार पर इल्जाम लगाया कि वो राखीन रियासत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है और जंगी जरायम में मुलविस हो रहा है। इंसानी हुकूक की तंजीम ने यूनाइटेड नेशन से कहा कि वो म्यांमार के खिलाफ पाबंदियां लगाए। न्यूयॉर्क से काम करने वाली तंजीम के डायरेक्टर जेम्स रॉस ने कहा कि म्यांमार की फौज बेरहमी से रोहिंग्यों को राखीन से निकाल रही है। देहातियों के कत्लेआम और बड़े पैमाने पर आगजनी की वजह से लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। इंसानी हुकूक की तंजीम ने सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से अपने बयान को साबित करने की कोशिश की। म्यांमार की हुकूमत के तर्जुमान ने ह्यूमन राइट्स वॉच के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। यह रिपोर्ट एक ऐसे वक्त सामने आई है जब जुमेरात को UN सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार के बेरहमाना क्रैकडाउन पर गौर होने वाला है। यूनाइटेड नेशंस ने इससे पहले भी कहा है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी की जा रही है। फ्रांस, बरतानिया और दूसरे मुल्कों की दरखास्त पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। इस मौके पर UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस रोहिंग्या बहरान के बारे में ब्रीफिंग देंगे। इससे पहले UN सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग्स पिछले दिनों इस बारे में हो चुकी है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हिंदुस्तान से कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क से बाहर करने की नहीं बल्कि उनकी मदद करने की जरूरत है। बांग्लादेश की हुकूमत ने रेफ्यूजी कैंप्स में काम करने वाली इमदादी तंजीमों के लिए पाबंदियों में नरमी की है और वर्ल्ड बैंक से अपील की है कि इमरजेंसी रिलीफ के कामों के लिए फौरी $250 मिलियन दिए जाएं। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद कोई 4,35,000 रेफ्यूजीज पिछले एक महीने में बांग्लादेश पहुंचे हैं। इस दौरान बांग्लादेश हुकूमत के एक ओहदेदार ने बताया कि एनजीओ मामला से मुताल्लिक डिपार्टमेंट ने 30 मकामी आलमी इमदादी तंजीमों और दूसरे लोगों की सरगर्मियों में रुकावटें दूर करने का फैसला किया और उन्हें रोहिंग्या मुसलमानों की मदद के रास्ते में जो रुकावटें पैदा हो रही थीं उन्हें दूर किया जा रहा है और क्लियरेंसेस आसानी से दिए जा रहे हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल अफरास। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। बैतुल मुक़द्दिस में फिदाइन हमला, 3 इस्राएली फौजी हलाक। हमला आवर फलस्तीनी को भी गोली मार दी गई। इस्राएली वजीर आजम ने हमला आवर का घर गिराने का दिया हुक्म। हमास ने की हमले की तारीफ, कहा आजादी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। कुर्द रेफरेंडम के बाद तुर्की ने दी फौजी कार्रवाई की धमकी। इराक के साथ जंगी मशकें। नॉर्थ कोरिया ने फौजों को चौकस कर दिया। अमेरिका ने कहा जंग का ऐलान नहीं किया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी दहशतगर्दों को बचा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटेलिजेंस ओहदेदार का इकरार। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला उठाएंगे। हिंदुस्तान के साथ फौजी ताल्लुकात बढ़ाने से इत्तेफाक। जेम्स माटिस की निर्मला सीतारमन से मुलाकात। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में सिपाही तैनात करने से इनकार कर दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा म्यांमार इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। वरुण गांधी ने रोहिंग्यों को हिंदुस्तान में रखने की तायीद की। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को रशिया ने इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है कि उसने सीरिया में आबादी वाले इलाकों में बमबारी की है। इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने हाल ही में इल्जाम लगाया था कि रशिया और सीरिया की जंगी हवाई जहाजों ने इदलिब में बमबारी की है, जिसमें कई सिविलियंस हलाक हुए। रशिया की वजारत की तर्जुमान ने कहा कि रशियन एयरफोर्स ने सीरिया में आबादी वाले इलाकों पर कोई हमले नहीं किए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि सऊदी अरब ने अपने उलेमा और स्कॉलर्स को मजहबी अकलियतों के खिलाफ नफरत फैलाने की इजाजत दी है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस सिलसिले में 62 सफ़ात की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि हुकूमत की तरफ से मुकर्रर किए गए स्कॉलर्स और उलेमा मजहबी अकलियतों के खिलाफ इम्तियाजी रवैये को शय दे रहे हैं। बात करते हैं कोरिया बहरान की। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस ने इस सिलसिले में नॉर्थ कोरिया के वजीर खारजा के एक बयान को मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान सारा सैंडर्स ने कहा कि हमने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया है, यह कहना बिल्कुल बेकार बात है। हालिया दिनों में नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के दरमियान बयानबाजियां तेज हो गई हैं।
मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि नॉर्थ कोरिया ने साहिली इलाकों में अपनी फौजों में इजाफा कर दिया है और उन्हें चौकस कर दिया। यह खबर एक ऐसे वक्त सामने आई जब अमेरिका के साथ जंग के बादल मंडला रहे हैं। साउथ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने कहा कि नॉर्थ कोरिया ने साहिली इलाकों में अपनी जंगी हवाई जहाजों और फौजों को तैनात कर दिया है और चौकस कर दिया है ताकि वो अपने दिफा को मजबूत कर सकें। एक दिन पहले नॉर्थ कोरिया के वजीर खारजा ने कहा था कि अमेरिका ने उनके मुल्क के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। न्यूयॉर्क में मीडिया से बातचीत करते हुए नॉर्थ कोरिया के वजीर ने कहा कि दुनिया को यह बात याद रखनी चाहिए कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया से जंग का ऐलान किया है। उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका के जहाज नॉर्थ कोरिया की हवाई सरहदों के आसपास नजर आएंगे तो उन्हें मार गिराया जाएगा। चाइना ने वार्निंग दी है कि अगर कोरिया के इलाके में जंग हुई तो किसी की जीत नहीं होगी। चाइना की वजारत खारजा की तर्जुमान ने बीजिंग में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उम्मीद जाहिर की कि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बयानात जंग की तरफ नहीं बढ़ने चाहिए। अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स माटिस ने कहा कि वाशिंगटन इस बहरान को बातचीत के जरिए हल करना चाहता है। जेम्स माटिस ने, जो इंडिया के दौरे पर हैं, कहा कि हमने सिफारती कोशिशों के जरिए बहरान को हल करने की उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियों से उस मुल्क पर दबाव बढ़ा है। पाकिस्तान के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने अपनी ही खुफिया एजेंसी के ऑफिसर्स पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने दहशतगर्दों का प्रोटेक्शन किया। इस ऑफिसर ने इस सिलसिले में इस्लामाबाद की एक अदालत में दरखास्त दाखिल करते हुए कहा कि इस मामले की तहकीकात कराई जानी चाहिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मलिक मुख्तार अहमद शहजाद ने अपने सीनियर ऑफिसर्स पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जिन पर दहशतगर्दी का शुबा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई इस दरखास्त पर पीर को सुनवाई हुई। दरखास्त में इस ऑफिसर ने कहा कि उसने मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द ग्रुप्स के बारे में एक रिपोर्ट दी थी, लेकिन इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में अपने सिपाहियों को तैनात करने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन कहा है कि वो जंग से मुतासरा मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिशों में अपनी मदद के लिए तैयार है और वहां पर तरक्याती सरगर्मियां जारी रखेगा। वजीर दिफा निर्मला सीतारमन ने अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स माटिस से दिल्ली में मुलाकात के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि खित्ते में दहशतगर्दी के बारे में हिंदुस्तान और अमेरिका के ख्यालात में यकसानियत बढ़ती जा रही है और दोनों मुल्क दहशतगर्दी को सरकारी पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करने की मजम्मत करते हैं। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान हालिया बरसों में फौजी ताल्लुकात काफी फैले हैं और पिछले 10 साल में दोनों मुल्कों के बीच $15 बिलियन के हथियारों की डीलिंग्स हुई है। इन बरसों के दौरान हिंदुस्तान अपने रवायती इत्तेहादी और हथियारों के सप्लायर रशिया से दूर हुआ है। निर्मला सीतारमन ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान डिफेंस ताउन में काफी इजाफा हुआ है। अमेरिकी वजीर के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीतारमन ने कहा कि इन ताल्लुकात को और बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जेम्स माटिस के साथ उन्होंने अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल और बहरे हिंद के इलाके में आबी सिक्योरिटी के बारे में बातचीत की। निर्मला ने कहा कि जेम्स माटिस ने यकीन दिलाया कि वो पाकिस्तान का दौरा करते हुए दहशतगर्दी का मसला उठाएंगे। अमेरिकी वजीर ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों ने दहशतगर्दी को झेला है और दोनों दहशतगर्दी को एक आलमी खतरा समझते हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खतरे को मिटाने के लिए टीम वर्क की तरह काम करने की जरूरत है। जेम्स माटिस ने नॉर्थ कोरिया पर दबाव डालने की कोशिशों में हिंदुस्तान के ताउन की तारीफ की। उन्होंने बहरे हिंद के इलाके में हिंदुस्तान की लीडरशिप की भी तारीफ की। जेम्स माटिस पीर को हिंदुस्तान पहुंचे। निर्मला ने कहा कि जेम्स माटिस के साथ उन्होंने पड़ोस के हालात और बढ़ती हुई दहशतगर्दी के बारे में बातचीत की। अमेरिका के वजीर ने कहा कि दहशतगर्दी की महफूज पनाहगाहों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कसकर ने कहा है कि इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक दाऊद इब्राहिम से पैसा लेते हैं। तहकीकाती ओहदेदारों के हवाले से एक टीवी रिपोर्ट में यह बात कही गई। इकबाल कसकर ने हाल ही में यह कहते हुए हलचल मचा दी थी कि दाऊद इब्राहिम की बीवी महाजबीन ने पिछले साल मुंबई का दौरा किया था और अपने माँ बाप से मुलाकात की थी। इकबाल कसकर को हाल ही में थाने पुलिस ने जबरी वसूली के केस में गिरफ्तार किया था। इकबाल कसकर ने यह भी कहा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम पार्टी के लीडर चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि 2000 रुपए के नोट बर्खास्त कर देने चाहिए। चंद्रबाबू नायडू नोटबंदी से मुताल्लिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि किसी भी इस्लाहात या रिफॉर्म्स के नतीजों के लिए वक्त लगता है। उनका हमेशा से ख्याल था कि बड़ी नोटों से मसाइल पैदा होते हैं, 2000 रुपए के नोटों से भी मसाइल पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देना चाहिए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बैतुल मुक़द्दिस में फिदाइन हमला, 3 इस्राएली फौजी हलाक। हमला आवर फलस्तीनी को भी गोली मार दी गई।
اسرائیلی وزیر اعظم نے حملہ آور کا گھر گرانے کا دیا حکم، حماس نے کی حملے کی تعریف، کہا آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ کرد ریفرنڈم کے بعد ترکی نے دی فوجی کارروائی کی دھمکی، عراق کے ساتھ جنگی مشقیں۔ نارتھ کوریا نے فوجوں کو چوکس کر دیا، امریکہ نے کہا جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی دہشت گردوں کو بچا رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹیلیجنس عہدیدار کا اقرار۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا پاکستان میں دہشت گردی کا مسئلہ اٹھائیں گے، ہندوستان کے ساتھ فوجی تعلقات بڑھانے سے اتفاق۔ جیمز مارٹس کی نرملا سیتارمن سے ملاقات، ہندوستان نے افغانستان میں سپاہی تعینات کرنے سے انکار کر دیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا میانمار انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، ورون گاندھی نے روہنگیوں کو ہندوستان میں رکھنے کی تائید کی۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔